ओवरऑल हमने एक ही चीज पढ़ी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पूछा था, मतलब बताया था, और हमने ये पढ़ा था कि अर्थ हम पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसलिए ह्यूमन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है एक दूसरे से चिपकता नहीं है। ठीक है, हेडिंग डालिए फ्री फॉल, मतलब ग्रेविटी हेडिंग डाल दिया था ना आपने। ठीक है, चलो आ जाओ ग्रेविटी पे बात करते हैं। देखो ग्रेविटी क्या कहते हैं, क्या क्या चीज होती है ग्रेविटी। हम ये कहते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास हों तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं। अब अगर इनमें से एक बॉडी को हम अर्थ मान लेते हैं तो ये बॉडी इसको और ये बॉडी इसको भी अट्रैक्ट करेगी। अब इस अट्रैक्शन फोर्स को, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, इसको एक नया नाम दे दिया जाता है ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। राइट डाउन, ग्रेविटी इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। अगर ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का मास हम मानते हैं m, बहुत ध्यान से देखना बेटा, और ये एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, जो अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। क्लियर? या यूं कहूं कि सरफेस से h हाइट पर है, और यहां से ये हो जाएगा रेडियस अर्थ का, है ना। तो ये m, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला वही है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो हमने पहले पढ़ रखा है। सही बात है। अब इस m1 की जगह एक मैं अर्थ का मास रख देता हूं, एक किसी ऑब्जेक्ट का मास रख देता हूं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला। पहली बात, इसमें कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और अगर आपको हाइट वाइट बोलता है तो इसको आप r+h भी समझ सकते हैं, राइट। अब अगर मैं कह दूं कि इस बॉडी पर F फोर्स लग रहा है, तो ये F फोर्स इस बॉडी के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, Gm स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के लिए m से m कट गया, Gm अपॉन r स्क्वायर, और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मैं इसका यहां पे सिंबल चेंज करता हूं, तो इसका फॉर्मूला हो गया Gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। और सुनो, अगर मैं आपको कह दूं ये स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब कि अब हमारे पास ये बॉडी कहां पर आ गई है? सरफेस पर। तो सरफेस पर आ गई है तो स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर, क्योंकि अब तो ये सरफेस पर आ गई, हाइट पे है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में स्मॉल r को हम क्या रख देंगे? कैपिटल R के बराबर। तो स्मॉल g हो जाएगा Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। इसको मैं G नोट से बताऊंगा। G मुझे पता है, अर्थ का मास मुझे पता है, अर्थ की रेडियस मुझे पता है। जब इनको मैं रख करके सॉल्व करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। लिखिए सब कुछ। आइए, हाँ, तो ये हमने अर्थ माना,
और अर्थ के सेंटर से एक बॉडी बहुत दूर है। आपके लेवल पर इन्होंने क्या करवा रखा है मैं बताता हूं। आपके लेवल पे बता रखा है कि एक बॉडी अर्थ की सरफेस पे रखी है, यानी कि आर डिस्टेंस पर। आपको ऐसा करा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, बॉडी अगर ऊपर रखी हो तो क्या होगा। तो अगर ये बॉडी इतनी दूर पर है, स्मॉल आर की डिस्टेंस है सेंटर से, अगर सरफेस से मानता तो h हाइट मान लेता, ये इसकी रेडियस है, तो टोटल हो गया h प्लस आर इज इक्वल टू स्मॉल आर होगा। मैंने कहा अर्थ इसको किस फोर्स से खींच रही है, फॉर्मूला था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक मेरे लिए मास ये रहा, एक ये रहा, तो जी m m और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस पर अगर फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम जी से बताते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m क्या है, इसका मास, इस m से ये m कट गया, तो a इज इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसलिए हमने इसको जी से बता दिया। अब मैं आपके स्कूल वाली बात पे आया कि अगर ये बॉडी वहां ना हो करके यहां पर होती तब, तो हाइट क्या हो जाती, 0 है ना। तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाता, कैपिटल आर के बराबर। तो ये मैंने कैपिटल आर के बराबर रखा है। जी की वैल्यू मुझे पता है, मास अर्थ का मुझे पता है, हमने उस दिन क्वेश्चन भी करा था, और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर के आसपास होती है। तो ये सारी वैल्यू जब रखी जाती है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ये हमने मोशन में यूज भी कर रखा है। ठीक है, अच्छा अब आपके स्कूल वाले क्या बोलते हैं कि अगर ये मास m है, ये स्मॉल m है और इसके सेंटर से है, तो फोर्स कितना हो गया, जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। वही बात है, इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन जी एम स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, a को मैंने नाम दे दिया g, तो वो डायरेक्ट बता देते हैं कि बच्चों ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्कूल में आपको ऐसे करा देगा। बट यहां पर देख करके एक बात समझ में आती है कि अगर जैसे जैसे आप अर्थ की हाइट पर दूर जाते जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहां से दूर जाइए, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ग्रेविटी कम होती जाएगी। यानी कि सरफेस पर जो ग्रेविटी है, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाओगे ग्रेविटी कम होती जाती है। ठीक है, तो आप ये भी चाहो तो ये भी लिख लो स्कूल के लिए, साइड में से काट करके लिख लो है? अरे तो लिख लेना अलग से कि स्कूल में इसको ऐसे पढ़ाते हैं। तो बेसिकली बात समझने की है और कोई बात नहीं। और समझिए, एक दो चीजें और मैं बताता हूं, ठीक है, हटाऊं। अब मुझे ये तो पता लग गया कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए कि ये ग्रेविटी डिपेंड्स किस किस चीजों पे करती है। पहला, हाइट पर, हाइट gravity decreases with height। लस्सी बना दे। ठीक है, एक तो ये बात पता लगी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ग्रेविटी कम होती जाएगी। ठीक है, दूसरी बात समझिए, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस पे, क्या अर्थ परफेक्ट स्फेयर है क्या? स्फेयर परफेक्ट नहीं है, हम बनाते ऐसे हैं अर्थ को, बट अर्थ बेसिकली ऐसी होती है, चपटी होती है। यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें तो ये होता है इक्वेटर और ये वाले रीजन होते हैं पोलर रीजन। देखा जाए तो इक्वेटर की रेडियस क्या है, ज्यादा है, और पोल की रेडियस क्या है, कम है। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज मोर देन रेडियस ऑफ पोल। तो अगर मैं रेडियस बढ़ा देता हूं तो ग्रेविटी
कम हो जाएगी, यानी कि इक्वेटर की ग्रेविटी क्या है, कम है, और पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है। ये दूसरी बात है, ठीक है। ठीक है। तीसरा, आप अर्थ के अंदर घुसते जाइए। ये अर्थ है ना, आप अर्थ के अंदर जाते जाइए, आपको ग्रेविटी कम होती जाती है। अर्थ के ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होती है, डेप्थ में जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होती है। उसके भी फॉर्मूले में लिखवा सकता हूं, बट आपके सिलेबस में छोड़ दो, तो हम लिख सकते हैं मास कम होता जाता है ना, मास ही तो खींचता है। यहां पे ये पूरा मास खींच रहा है, आप यहां पर पहुंच गए तो सिर्फ इतना मास खींचेगा। तो ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ। तो यहां हम कह सकते हैं पोल पर जी ज्यादा होता है। और सर्कुलर मोशन पर भी, आपको याद होगा अर्थ जब सन के चारों ओर घूमती है तो ऐसे घूमती है, लेकिन साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। तो उस घूमने की वजह से भी अर्थ की ग्रेविटी चेंज होती है। तो जी डिपेंड्स ऑन रोटेशनल मोशन। रोटेशन समझते हो, वर्ड सुना हुआ है ना, रोटेशन या spin of earth on its axis। तो इन चीजों पर ये ग्रेविटी डिपेंड करती है। ठीक है। तो एक अपनी जानकारी के लिए एक छोटा सा डायग्राम भी बना लो ताकि आपको ज्यादा रटना ना पड़े। डायग्राम क्या कहता है कि ग्रेविटी ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, नीचे जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होती है, यहां पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। ये कौन सी जगह है, पोल मान लो। इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है ना। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये भी लिख लीजिए। ये चीज एनसीईआरटी में दे रखी है, ये चीज भी एनसीईआरटी में शायद दे रखी होगी, ये चीजें एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। चलिए और समझिए। अब आपको मोशन में हमने करा रखा है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट obeys न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमने मोशन में कर रखा है। क्या कर रखा है कि अगर ये अर्थ है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो मोशन की इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's। और अगर एक कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो यही चीजें माइनस में लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सब करा हुआ है हमने, तो इसको भी लिख लो ऐसा ही, कोई ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 10.2 10.3 अपने आप करके देख लेना, कतई इजी एग्जाम्पल है, होमवर्क में कर लेना। और दो चीजें बात करते हैं, मास एंड वेट, क्या फर्क होता है दोनों में, उसकी बात करते हैं। एक्चुअली मास क्या होता है कि सपोज करो ये हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल
के जो पार्टिकल्स हैं उन सबका मास अगर आप ऐड कर दोगे तो इस बॉल का मास आ जाएगा। क्लियर? ये होता है मास। वेट क्या होता है? जो फोर्स अर्थ इस पर लगाती है उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। वेट बेसिकली m इंटू जी होता है, और जबकि मास क्या होता है? सिर्फ m। यानी कि वेट किस पर डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी पे। लेकिन मास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपकी बात करते हैं, आप यहां है और आपका मास है 60 किलो, 60 किलोग्राम। मैं मून पे चला जाऊंगा तो भी मेरा मास 60 किलो ही रहेगा। मैं अर्थ के सेंटर में घुस जाऊंगा तो भी मेरा मास 60 किलो ही रहेगा, क्योंकि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अगर मैं मून पे गया तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून पर ग्रेविटी 6 गुना कम होती है। मून पर ग्रेविटी 6 गुना कम होती है, तो वहां पर मेरा वेट 6 गुना कम हो जाएगा। सरफेस से ऊपर चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, चलता जाऊंगा, जी कम होता जाएगा और मेरा वेट भी कम होता जाएगा। जहां जहां जी कम होगा वहां वहां मेरा वेट कम होगा। मुझे पता है कि पोल और इक्वेटर, पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, इसलिए मेरा वेट भी ज्यादा आएगा। इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है, मेरा वेट भी कम होगा। जहां पे जी ज्यादा वहां पे वेट ज्यादा। लेकिन एम नहीं बदलता, एम रिमेन्स कांस्टेंट। तो कह सकते हैं, लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन in an object, contained in an object, in an object। जबकि ये क्या है? ये वो फोर्स है। वेट क्या है? फोर्स है। इट इज द फोर्स, it is the force with which an object is pulled towards the earth। it's the force with which an object is pulled towards the earth। इसकी यूनिट होगी किलोग्राम, याद रखना। जबकि इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन। अब हम जनरल भाषा में बोल देते हैं कि भाई मेरा वेट 65 किलोग्राम है। जनरल भाषा में बोल देते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाते। जब बट मैंने यूनिट क्या बोली है? किलोग्राम। इसका मतलब मैंने वेट नहीं बताया, मैंने क्या बताया? बेसिकली मास बताया। वेट तो मेरा न्यूटन में आएगा। ऐसा है, हर आदमी साइंस नहीं पढ़ के बैठा होता ना। तीसरी बात, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जबकि ये डिपेंड करेगा, फॉर्मूला ही mg है। इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता। कुछ तो है लेकिन वेट जीरो हो जाता है। आप अंतरिक्ष में गए, वहां वेटलेसनेस आ जाता है। आप झूले पे जब झूलते हो, ये झूला जब ऊपर जाता है तब तो जिंदगी सही रहती है। जैसे आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको यहां पर बम में कुछ ना कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। वो वेटलेसनेस है, वो महसूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तो वो महसूस हो सकती है। तो हम कह सकते हैं इट कैन नेवर बी जीरो बट इट कैन बी जीरो। जैसे कहां पर जीरो होगा? सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ में ग्रेविटी जीरो।
जी जीरो तो वेट भी जीरो, मतलब एट सेंटर ऑफ अर्थ कह लो, सेंटर ऑफ अर्थ, स्पेस कह सकते हो। वेट का फॉर्मूला क्या है, एम जी, है ना, और मास तो एम। हेडिंग डालिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। पहले हम अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की सरफेस पर अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट आएगा अर्थ पर m इंटू जी, और g का फॉर्मूला क्या होता है, gm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, अर्थ की सरफेस पर, यानी कि gm स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ, मास और रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर है। लेकिन अगर मैं मून की बात कर दूं, मून पे वही ऑब्जेक्ट जिसका मास m है रखा हुआ है, तो इसका वेट मून पर होगा m इंटू जी ऑफ मून। अब ग्रेविटी यहां पे किसकी लग रही थी, अर्थ की, तो वहां किसकी लगेगी, मून की। और मून की ग्रेविटी का भी फॉर्मूला सेम होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे भी सेम था, बट फर्क सिर्फ ये था कि ये अर्थ है तो अर्थ की रेडियस और अर्थ का मास रखा, यहां मून है तो मून का मास और मून की रेडियस रख देंगे। तो ये हो जाएगा W एट मून इज जी एम क्लियर। अब अगर दोनों का रेशो लेना है, रेशो ले लो, जो करना है करते रहो। लिखिए, अर्थ का मास होता है हमारे पास 5.98 10 की पावर 24 किलोग्राम, और मून का होता है 10 की पावर 22 में, है ना, 7.36। अर्थ की रेडियस इसने दे रखी है 6.37, टेन की पावर 6 मीटर, और ये होता है हमारे पास 1.74 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है। तो अगर मैं वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मून का रेशो ले लूं तो देखना, जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ मून एम और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो काट पीट करके जो बचेगा, जी और एम कट जाएगा, तो ये बचेगा मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब मैं इनकी वैल्यू रख देता हूं। जब मैं इनकी वैल्यू रखूंगा 5.98 10 की पावर 24, 6.37 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, 7.36 10 की पावर 22, 1.74 10 की पावर 6 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यह आ जाएगा 1/6 के आसपास, 6 के आसपास, यानी कि वेट ऑन द मून इज 1/6 टाइम ऑफ अर्थ। अभी अगर मैं 60 किलो का हूं तो वहां पे जाऊंगा तो मेरा वेट 6 गुना कम हो जाएगा। ये भी लिख लो, किसी मतलब का है नहीं, बस ऐसे ये टाइम पास। क्या थ्योरी है ना बस, हाँ थ्योरी है, और क्या है इसमें, वैल्यू वैल्यू मत याद करना कुछ भी। एक क्वेश्चन है कि अगर आपका मास 10 किलोग्राम है अर्थ पर, तो मून पे कितना होगा, है कितना कितना, कैसे 4 कैसे निकला है,
1/6 होता है वेट, 1/6 होता है। मैंने ये थोड़ा बोला कि 6 किलो कम करना है। हाँ भाई परी, अगर आपका मास अर्थ पर 10 किलो है तो मून पे कितना होगा? राहुल, गर्वित, एंजल, सर एक सेकंड, मास उतना ही होगा, 10 ही नहीं नहीं बता दे मुझे, गंजे में मास पूछ रहा हूं, मास थोड़ा बदलता है। स्वस्ति, तेरे कहने से क्या होता है? मैंने 17 बार बोला मास मास मास, मास नहीं बदलता है। बदतमीज। अगर मैं बोलूं कि मेरा वेट, देखो अब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं वेट कभी भी किलोग्राम में नहीं बताऊंगा। मैं बोलूंगा अगर मेरा वेट अर्थ पर 10 न्यूटन है तो मून पे कितना होगा? 10/6 न्यूटन। 6 गुना कम हो जाएगा ना, तो बस खत्म। इसमें क्या सोचना है? स्वस्ति समझ में आया? 6 किलो कम नहीं करना है पागल। ढंग से पढ़ना, न्यूटन दे रखा है कि किलोग्राम दे रखा है? किलोग्राम नहीं चेंज होता कभी भी, गंजे कहीं के। चलिए, ज्यादा भी बचा नहीं है चैप्टर मेरे हिसाब से। अच्छा आर्किमिडीज है, खत्म हो जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं मेरे को इसमें। अब हमारे पास है अगला प्रेशर और थ्रस्ट, फिर बैलेंसी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, है ना? सिलेबस साला मुझे लग रहा है जल्दी में खत्म हो जाए मेरा।